Hello everyone. So today we are going to start our new chapter, that is chapter number 12, atoms. So atoms की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले एटम की बात एक जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डेल्टन, उन्होंने की थी। डेल्टन ने बेसिकली सबसे पहले एटम का नाम लिया था और उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ जो जिसका भी मास है, जिसको हम मैटर कहते हैं, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ जो मैटर है वो एक फंडामेंटल यूनिट से बनी है, उसको उसको नाम दिया उन्होंने एटम्स। एंड तो इन्होंने कहा था कि मैटर, ऑल द मैटर, all the matter in the universe is made up of atoms. एंड एक इनकी इम्पॉर्टेंट जब बात जो उन्होंने कही थी कि डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम्स आर इनडिविजिबल, मीन्स कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं करा जा सकता। एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, एटम अपने आप में एक पूरी यूनिट है। लेकिन ये सिर्फ थ्योरीज थी जो कि साइंटिस्ट ने वन बाय वन दी थी। तो ये जो जब एटम का जो कंसेप्ट था वो इन प्रोग्रेस था, तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस की एंड जो भी ड्रॉबैक्स उनको दिखते थे उसके बाद कोई और साइंटिस्ट उनको मॉडिफाई करता था। तो डेल्टन के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने भी एटम का एक मॉडल दिया एंड इनके मॉडल को हम कहते हैं वाटरमेलन मॉडल या फिर पुडिंग मॉडल। तो जे थॉमसन ने क्या बताया कि एटम कैसा दिखता है, मतलब कि डाल्टन ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी बात नहीं की थी, लेकिन जे थॉमसन ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की एंड उन्होंने कोशिश की बताने की कि एटम कैसा दिखता है। तो जे थॉमसन के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जैसे कि एक वाटरमेलन होता है, जिसका जो हम पार्ट खाने में यूज़ करते हैं वो पूरा रेड होता है एंड इसके अंदर जो उसके सीड्स होते हैं वाटरमेलन के, वो जो होते हैं वो ऐसे कई अलग अलग जगह पे स्प्रेड आउट होते हैं। ये उसके सीड्स हैं जो अलग अलग जगह पे स्प्रेड आउट है वाटरमेलन के। तो उसने बोला कि एटम भी ऐसा ही दिखता है। इसमें जो ये रेड पार्ट है ना, ये उसने बोला कि एटम का ये पूरा का जो वाटरमेलन जैसा दिखता है वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है जो कि स्फीयर की शेप में है। एंड उसने बोला कि एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है उस पर, एंड वो वैसे ही एटम के अंदर स्प्रेडेड है जैसे कि वाटरमेलन के अंदर सीड्स स्प्रेड आउट होते हैं। तो दीज आर सीड्स एंड दिस इज रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन। एंड दिस इज़ वाई द जे थॉमसन मॉडल इज़ नोन एज वाटरमेलन थॉर्डन। एंड पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि पुडिंग का मतलब क्या होता है, पुडिंग का मतलब एक केक टाइप होता है। दिस इज़ अ केक पुडिंग एंड इसके अंदर जो हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, किशमिश वगैरह खाते हैं, वो इसके अंदर ऐसे स्प्रेड आउट होती है, अलग अलग रैंडमली स्प्रेड आउट होती है। तो फिर एटम का मॉडल भी कुछ ऐसा ही है, पूरा का पूरा एक हमारे पास एटम है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड उसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो स्प्रेड आउट है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी। दिस इज जे थॉमसन मॉडल। तो जे थॉमसन का मॉडल अगर हम लिखें तो जे थॉमसन ने कहा था कि एटम अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड जो नेगेटिवली चार्ज्ड एक एंटिटी का नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि इलेक्ट्रॉन का नाम किसी ने यूज़ किया था। तो इलेक्ट्रॉन इज electrons are embedded in it, just like how seeds of watermelon are embedded. Watermelon is embedded. फाइन। तो अगर इसमें से एक इम्पॉर्टेंट बात अराइज होती है कि अगर आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछे कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स,
तो इसका आंसर आएगा जे थॉम्सन, क्योंकि जे थॉम्सन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये बात की थी कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज भी है, एंड उसको नेगेटिव चार्ज को उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन साइंटिस्ट। नाउ जे थॉम्सन ने कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बात कही थी। जे थॉम्सन ने कहा था कि जो एटम है एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब कि नेट चार्ज जो एटम पे है वो ज़ीरो है। मतलब कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है एटम में, पॉजिटिव चार्ज जो स्फीयर का है दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव चार्ज इन एटम। अगर 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्प्रेड आउट है रेड वाटरमेलन की तरीके से, तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है उनका सम मिला के भी हमारे पास कितना होगा, -5 कूलम होगा। सो दिस वाज व्हाट द मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय जे थॉम्सन। नाउ इसमें भी कुछ कमियां थी, तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम के मॉडल को पढ़ने की कोशिश की। तो इसके बाद हमारे पास मेनली 2 मॉडल्स आए हमारे पास एटम के। पहला हमने डाल्टन का किया है, सेकंड हमने जे थॉम्सन किया है। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास जो एक मॉडल आता है दैट इज़ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया एंड दिस इज़ वेरी फेमस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि उन्होंने इट इज़ बेस्ड ऑन द एन एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था दैट इज़ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैविंग अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन फिजिक्स। नाउ फोर्थ जो रदरफोर्ड की जो उन्होंने एक बहुत अच्छी कोशिश की थी एटम के मॉडल को समझाने की, उसमें जो कमियां रही थी उसको एक्सप्लेन किया था बोहर ने, एंड इट इज़ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। एंड मेनली जो उन्होंने बात की थी वो हाइड्रोजन एटम की बात की थी, ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये 2 अब हमें मेन जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड मॉडल से, एंड मे बी जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन मे बी ये पार्ट 2 में कवर हो अगर हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो। सो दिस इज़ वी आर नाउ कवरिंग अ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हमें रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है हमें वो देखना होगा। सो नेक्स्ट our topic is Rutherford alpha particle scattering experiment। तो रदरफोर्ड ने मॉडल को, एटम के मॉडल को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले इसमें जो टर्म्स आती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक टर्म आई है दैट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? एक अल्फ़ा पार्टिकल एक हीलियम जो एटम होता है उसकी न्यूक्लियस होती है, हीलियम न्यूक्लियाई। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है एंड उसका मास नंबर 4 होता है। मतलब कि हीलियम के अंदर क्या होता है कि 2 प्रोटॉन होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल चार्ज होते हैं, एंड 2 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम इसमें हमें सिर्फ न्यूक्लियाई लेनी है तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रिमूव कर देंगे, एंड दिस थिंग इट मीन्स 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। दिस इज़ हीलियम न्यूक्लियाई, दिस इज़ नोन एज अल्फ़ा पार्टिकल। एंड अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा न्यूक्लियाई चैप्टर, उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, उसके बारे में हम अल्फ़ा पार्टिकल को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के अंदर। लेकिन अभी आप जान सकते हैं कि एक अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, एक हीलियम न्यूक्लियाई होता है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एंड अगर हम इसके चार्ज की बात करें, चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल कितना होता है? चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल इज़ +2 कूलम, सॉरी इट इज़ +2। एंड अगर हम इसकी मास की बात करें तो इट इज़ 4 AMU।
इसका जो एटॉमिक नंबर है 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, उसके अकॉर्डिंग में हम बोल रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट अल्फा पार्टिकल. नाउ वी विल सी द एक्सपेरिमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कि उनका सेटअप कैसा था, कि क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे सेटअप किया. तो सबसे पहले हम लेंगे एक यहाँ अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स. दिस इज़ अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स. एंड यहाँ रदरफोर्ड ने ली थी एक बहुत ही थिन गोल्ड की फॉयल. दिस इज़ गोल्ड फॉयल and it is very thin. It was approximately 21 micrometer. 21 micrometer. 21 micro means 21 into 10 raised to power minus 6 meter. This is a gold foil, very thin, very thin. इतनी थिन है कि शायद इधर एक एटम ऐसे ऐसे आए, इसलिए उन्होंने इतनी थिन गोल्ड फॉयल ली थी. नेक्स्ट इन्होंने एक लिया था दैट इज़ जिंक सल्फाइड स्क्रीन. उन्होंने जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन ली थी. दिस इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन. ये किस लिए है इसका अभी हम पढ़ेंगे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. एंड दिस जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ये पूरा इन्होंने कवर किया था. This was whole like this. The whole apparatus is like this. Means कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी ना, ये सर्कुलर थी. It was like this. So this is a zinc sulfide screen. So I think I should draw it in better terms. सो अब देखते हैं कि इसमें हुआ क्या. जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स है, तो इसमें से कुछ अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं. दिस आर अल्फ़ा पार्टिकल की एक बीम निकलती है. अल्फ़ा पार्टिकल की बीम निकलती है. बीम मीन्स कि कंटिन्यूस अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं. ठीक है. एंड ये जाके इस गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक होते हैं. तो रदरफोर्ड ने स्टडी किया कि क्या होता है अगर अल्फ़ा पार्टिकल इस पर जाके स्ट्राइक होते हैं. तो उसने जो स्टडी किया उसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन किस लिए, जब भी अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, मीन्स कि अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ जा रहे हैं मान लो, ठीक है, एंड मे बी अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, मे बी अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं. तो जब भी वो जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो स्क्रीन पे कोलाइड करेगा ना, जब भी वो अल्फ़ा पार्टिकल स्क्रीन पे कोलाइड करेगा, देयर इज़ अ ब्राइट फ्लैश when the alpha particle strikes the screen. and इस जो क्या कहते हैं, इस जो फ्लैश होगी हमारे पास, एक ब्राइट फ्लैश होगी. अगर मान लो कि वो ब्राइट फ्लैश यहाँ पर ज़्यादा है, इसका मतलब कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्स होके कहाँ आए हैं, यहाँ पर आए हैं. मान लो यहाँ पर एक भी फ्लैश नहीं है, इस एरिया में एक भी फ्लैश नहीं है, मीन्स कि कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर करके यहाँ नहीं आया है, ऐसा कुछ भी केस नहीं हुआ. तो जिंक सल्फाइड का काम यही है कि ये हमें डिटेक्ट करवाता है कि कहाँ कहाँ हमारे अल्फ़ा पार्टिकल है, ज़्यादा स्ट्राइक हुए हैं, किस एंगल पे स्ट्राइक हुए हैं. ठीक है. सो नाउ अब हम एक टर्म यूज़ करेंगे दैट इज़ स्कैटरिंग एंगल. ठीक है. सो लेट अस राइट स्कैटरिंग एंगल. तो व्हाट इज़ स्कैटरिंग एंगल, कि जब अल्फ़ा पार्टिकल आया और वो किसी वो गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक किया, ठीक है, तो उसने कोलाइड किया, तो फिर जो कोलिजन होगा उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल जो है अपनी पोजीशन से डेविएट हो जाएगा. ठीक है. यहाँ अल्फ़ा पार्टिकल था और यहाँ क्या है, एक गोल्ड का एटम है. ठीक है. अल्फ़ा पार्टिकल आके किसी एक गोल्ड के एटम से स्ट्राइक कर जाएगा. सो वैसे ही यहाँ पर एक हमारी बीम है ना, तो यहाँ पर एक अल्फ़ा पार्टिकल नहीं आ रहा है, यहाँ ऐसे कई अल्फ़ा पार्टिकल दे आर कमिंग लाइक दिस. दिस इज़ हाउ अल्फ़ा पार्टिकल्स आर कमिंग. एंड यहाँ पर क्या है, हमारे पास गोल्ड एटम्स हैं. ठीक है. तब जब अल्फ़ा पार्टिकल, एक ये हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है, जब ये आके गोल्ड के एटम से स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा कि अल्फ़ा पार्टिकल अपने पोजीशन से डेविएट हो जाएगा. ठीक है. दिस में गो लाइक दिस और दिस में टर्न बैक एट 180 डिग्री. ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा 180 डिग्री पे वापस आ जाए, और इट मे बी गो अनडिफ्लेक्टेड.
देयर कैन बी मैनी केसेस. फाइन, व्हाट कैन बी द केसेस कि अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेडली आगे चला गया, या फिर वो 180 डिग्री पे बाउंस बैक हो गया, या फिर वो किसी एंगल पे चला गया, मे बी इस एंगल पे चला गया है, मे बी इस एंगल पे चला गया है. तो जो एंगल अल्फा पार्टिकल बनाता है जिस लाइन पे वो आ रहा है, इस एंगल, दिस एंगल थीटा, दिस मतलब कि ये इसका अल्फा पार्टिकल का इनकमिंग वाला लाइन है, एंड जितने एंगल पे वो इससे डिफ्लेक्ट हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल. ठीक है. सो इस केस में अगर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे आया था एंड यहाँ गोल्ड एटम था, एंड उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे ही चला गया, सीधा चला गया. ठीक है. द अल्फ़ा पार्टिकल गोज़ इफ़ अल्फ़ा पार्टिकल गोज़ अनडिफ्लेक्टेड, तो इस केस में हमारा थीटा जो है स्कैटरिंग एंगल है वो कितना होगा, हमारा स्कैटरिंग एंगल इज 0 डिग्री. फाइन. अगर हमारा अल्फ़ा पार्टिकल, ये हमने केस 1 ले लिया, दिस वाज अवर केस 1. हम केस 2 लेते हैं कि जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल हमारा जिस डायरेक्शन में आया था उस डायरेक्शन में वापस से ही बाउंस बैक हो गया. सेकेंड केस हम लेते हैं जिसमें हमारा इफ़ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ bounce back after collision with गोल्ड का जो एटम है, गोल्ड एटम, देन इस केस में हमारा स्कैटरिंग एंगल कितना होगा, इट इज़ 180 डिग्री. फाइन. तो वैसे ही अगर हम अपना जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है वो ऐसे चला गया. ठीक है. तो ये जो चीज़ होगी ना, ये वाली चीज़, दिस इज़ अल्फ़ा थीटा, दिस इज़ अवर स्कैटरिंग एंगल. तो स्कैटरिंग एंगल का खास एक महत्व है अल्फ़ा पार्टिकल की जो रदरफोर्ड ने स्टडी की थी. फाइन. तो नाउ अब हम देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी जो कि रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व की एक एक्सपेरिमेंट के बाद, एंड इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही उन्होंने फिर अपना एटॉमिक मॉडल दिया था. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फेमस observations of Rutherford. This is observations of Rutherford alpha particle scattering experiment. फाइन. तो सबसे पहली बात जो रदरफोर्ड ने कही थी, दैट इज़ कि इनके एक्सपेरिमेंट पाएगा कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स गो अनडिफ्लेक्टेड. मतलब कि ज़्यादातर जो पार्टिकल थे ना वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए. अब ये उनको कैसे पता लगा, ये जो जिंक सल्फाइड की हमने स्क्रीन यूज़ की थी ना, इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड गए. मतलब कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्पॉट्स हैं जो ब्राइट फ्लैश के, सबसे ज़्यादा वो यहाँ पाए गए. जो टाइनी फ्लैशेस हैं सबसे ज़्यादा वो यहाँ पाए गए. इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसे गए हैं, दे आर गोन अनडिफ्लेक्टेड, मतलब वो सीधे चले गए हैं. मतलब कि जैसे कि यहाँ कोई खाली रास्ता हो एंड उन्हें खाली रास्ते से कोई भी चीज़ से टकराया नहीं है, वो सीधा चले गए. इट वॉज लाइक दिस. ठीक है. सो व्हाट इज़ सेकेंड ऑब्जर्वेशन. Second observation says that very few alpha particles, very few alpha particles are scattered by more than 1%, 1 डिग्री, सॉरी. ठीक है. मतलब कि बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, एंड इसका अगर मैं बात करूँ तो इनकी वैल्यू है 0.14%. सिर्फ इतने परसेंट, मीन्स 100 में से सिर्फ
0.14 जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो कितने डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए, 1 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि ये आपका 0 डिग्री है, दिस इज़ योर 0 डिग्री, एंड ये आपका 1 डिग्री है, दिस इज़ योर 1 डिग्री, एंड दिस इज़ ऑल्सो योर 1 डिग्री। तो मतलब कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स है ना जो आपके, वो इन्हीं एरिया के अंदर स्ट्राइक किए, इन्हीं एरिया के अंदर डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। लेस देन 0.14% ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो कि 1 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू है ना, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि यहाँ कोलाइड हैं, दे आर वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, ठीक है। एंड यहाँ जो पाए गए हैं इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो इनकी वैल्यू मोस्टली, ठीक है, मोस्टली जो आपके हैं वो यहाँ इस रीजन में पाए गए हैं, 1 डिग्री तक जो डिफ्लेक्ट किए हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन लिखी है कि थर्ड कि 1/8000 मतलब 8000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो कि स्कैटर हुआ एट 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये आपकी मेन लाइन है जहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल जाता है, एंड 90 डिग्री मीन्स यहाँ से 90 डिग्री मीन्स लाइक दिस, यहाँ पर अगर वो गए हैं यहाँ पर, दिस इज़ 90 डिग्री। सो ऐसे पार्टिकल्स कितने थे, 8000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो कि 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ है। सो दिस वर द ऑब्जर्वेशंस of the Rutherford. Now based on the observation उन्होंने एक ग्राफ भी बनाया था, that is, let us make this here, the graph he made is, उन्होंने यहाँ पे लिया स्कैटरिंग एंगल जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड यहाँ उन्होंने नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स scattered at that angle, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ अपना एंगल यहाँ इन्होंने लिया 20, it's 20 40 60, this is 0 here, this is 80, this is 100 एंड दिस इज़ 120, ठीक है। तो स्कैटरिंग एंगल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो नंबर ऑफ जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो कितने थे, अभी हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पढ़ा कि जो पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड गए थे ना वो मैक्सिमम थे, ठीक है। तो 0 डिग्री मीन्स स्कैटरिंग एंगल हमारा 0 है, तो इधर जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो मैक्सिमम थे। लेकिन यहाँ 10⁻7 है, यहाँ 10⁻6 है, यहाँ 10⁻5 है, 10⁻4, 10⁻3, 10⁻2, 10⁻1 एंड दिस। तो रदरफोर्ड ने पाया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे अनडिफ्लेक्टेड है, जो 0 डिग्री पे वो मैक्सिमम है, वो 10⁻7 थे, ठीक है। एंड जैसे जैसे कि हमारा स्कैटरिंग एंगल जो है वो बढ़ता गया, तो जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो कम होते गए। तो मतलब जैसे कि एंगल बढ़ा तो अल्फ़ा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स की वैल्यू क्या होती गई, कम होती गई। तो दिस वाज द ग्राफ observed by Rutherford. This is graph between scattering angle and number of alpha particles scattered. तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसे गए, वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए, एंड उसके बाद कुछ ऐसे थे जो कि 0 से इस एंगल के बीच में हैं, एंड ऐसे से उनकी जो रेशो है वो कम होती जा रही है। दिस वाज द ग्राफ ऑब्जर्व्ड बाय Rutherford. सो नाउ अब जो ये ऑब्जर्वेशन थी, इस बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उनका एटम कैसा दिखता है, उनका नहीं मतलब सबका एटम कैसा दिखता है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन। उन्होंने बताया कि क्यों मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चले गए, क्यों बहुत ही कम जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो 1 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुए, ये सब उन्होंने बताया। तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की ऐसा क्यों हुआ, ठीक है।
एंड इसी को हम बोलते हैं, यही इधर ही यही हमारा रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उन्होंने इसी के थ्रू दिया था। ठीक है, तो उनकी पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? उनकी पहली ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गोस अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, मीन्स कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया, ठीक है, एंड यहाँ गोल्ड पार्टिकल था, गोल्ड का न्यूक्लियस कह सकते हो या फिर गोल्ड का एटम कह सकते हो आप, एटम कहना ज़्यादा सही रहेगा, गोल्ड का एटम था एंड अल्फा पार्टिकल इसके यहाँ से चला गया। वी शुड मेक इट या दिस इज़ फाइन। अल्फा पार्टिकल आया एंड गोल्ड एटम से बिना टकराए, मतलब कि उसने बस उसको पास कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कंक्लूजन रदरफोर्ड ने क्या निकाला, इसमें अल्फा पार्टिकल यहाँ आ गया हमारा, अल्फा पार्टिकल यहाँ आ गया, तो रदरफोर्ड ने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। मतलब कि अगर जो एटम की जो मोस्टली स्पेस है वो कैसी है, खाली है, वहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो उसने ऑब्जर्वेशन फाइंड की दैट वाज उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन फाइंड की थी कि वेरी फ्यू, अच्छा सेकेंड ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम क्या कहेंगे कि उन्होंने कहा था कि कुछ कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि 180 डिग्री पे भी रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है ना, तो सम पार्टिकल्स some alpha particles deflected at 1 degree or more than 1 degree. We should write it as at more than 1 degree and कुछ तो 90 डिग्री पे भी हुए, कुछ 180 डिग्री पे भी हुए, इवन 180 डिग्री वाले भी हैं। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि 180 डिग्री पे बाउंस बैक हो गए हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या दी, तो देखो जो अल्फा पार्टिकल है ना वो हमारा बहुत ही हाई स्पीड से आ रहा है, वेरी हाई स्पीड। ठीक है, इट्स लाइक अ बीम, है ना, तो इसकी वेरी हाई स्पीड है एंड यहाँ पे हमारा एक एटम है, गोल्ड का एटम है। ठीक है, एंड उन्होंने बोला कि इस पार्टिकल अल्फा पार्टिकल ने क्या किया, बाउंस बैक कर लिया। ठीक है, या फिर वो यहाँ चला गया, जिसमें हमारा स्कैटरिंग एंगल क्या है, स्कैटरिंग एंगल हमारा लार्ज है, दिस इज़ अवर स्कैटरिंग एंगल, ये हमारा थीटा हो जाएगा, दिस इज स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, तो इस केसेस में जो हमारा स्कैटरिंग एंगल है वो लार्ज है। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि अगर एक अल्फा पार्टिकल की स्पीड बहुत हाई है, इसका मीन इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, मोमेंटम इज़ हाई मोमेंटम। ठीक है, तो अगर आपकी कार जो है वो बहुत तेज़ स्पीड से चल रही है तो वो कब मतलब कि रुकेगी, कब वो एकदम से अचानक से झटका मार के पीछे हो जाएगी, अगर उसके सामने अचानक से कोई बड़ा व्हीकल आ जाए। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपकी कार है, ठीक है, वो बहुत तेज़ स्पीड से जा रही है, मे बी लेट इट बी 200 मीटर पर सेकेंड और लेटेस्ट टिकट 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, एंड ये अचानक से बाउंस बैक कब कर जाएगी, अगर अचानक से इसके सामने कोई बड़ा कोई ट्रक आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर कोई बड़ा सा ट्रक आ जाएगा तो क्या कर देगी, इसे टकराएगी और इसे बाउंस बैक कर जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने रदरफोर्ड ने यही बोला कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है मतलब उसके सामने कोई बहुत हैवी चीज़ है। ठीक है ना, हैवी कुछ है जो जिससे अल्फा पार्टिकल टकराया है, कुछ ऐसी चीज़ एटम के अंदर हैवी है। ठीक है ना, तो इस हैवी चीज़ को उन्होंने नाम दिया था, सो व्हाट रदरफोर्ड सेज दैट कि जो भी एटम का मास है वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है।
ठीक है, एंड उसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस नाम दिया था। सो इट वाज फर्स्ट टाइम जब न्यूक्लियस का नाम जो है पहली बार यूज़ किया था। एंड उन्होंने कहा था कि जो न्यूक्लियस है ना वो सेंटर में कंसनट्रेटेड है, ठीक है, एंड एटम का जो सारा का सारा मास है वो इस न्यूक्लियस के अंदर ही कंसनट्रेटेड है, एंड मतलब कि बाहर नहीं है। दिस वाज द कंसेप्ट गिवन बाय रदरफोर्ड। So what is according to Rutherford? According to Rutherford, how he explained this thing कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, द मास ऑफ एटम is concentrated at center of atom, and he named it as nucleus। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस का नाम किसने लिया था, सो इट वाज टेकन बाय रदरफोर्ड। तो अगर आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो आपका आंसर आएगा रदरफोर्ड। ठीक है, अभी इन्होंने उसकी बात नहीं की थी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन वगैरह का कंसेप्ट अभी नहीं था। तो इन्होंने पहली बार ये बोला था कि कुछ मास है, मतलब कि वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो बोहर रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो कुछ ऐसा था, जो फाइनल उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। उन्होंने कहा था कि नाउ वी विल डू रदरफोर्ड्स ने अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब ये सब जो स्टडी करके उन्होंने क्या थोड़ा सा कंक्लूजन दिया था अपना रैंडमली थोड़ा सा, कि उन्होंने कहा था कि जो भी एटम है उसका मास जो है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है, दिस इज मास। ठीक है, ये कंसंट्रेटेड मास है, एंड उन्होंने बोला था कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड उन्होंने बोला था कि जितना पॉजिटिवली चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, जॉर्ज थॉमसन ने बोला था, क्योंकि एटम एज अ होल न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या बोला है कि वो जो नेगेटिव चार्ज है ना वो उसके अंदर नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन है ना वो इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला था नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, एंड जो हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो उसके आसपास क्या कर रहा है, वो उसके आसपास चक्कर लगा रहा है। जस्ट एज सन हमारा जो सन प्लैनेट अर्थ, जस्ट लाइक सन अर्थ, या फिर हमारा जो सोलर सिस्टम है सन प्लैनेट सिस्टम की तरह उन्होंने इसको थोड़ा सा रिजेंबल किया। ठीक है, तो दिस वाज कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था, एंड उन्होंने बोला था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है। तो फिर जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल अगर यहाँ से आएगा, ठीक है, तो वो अनडिफ्लेक्टेड चला गया। लेकिन अगर अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से आया है, यहाँ एकदम हेड ऑन कोलिजन हुआ है, इसको बोलते हैं हम हेड ऑन कोलिजन। इसको वी कैन राइट इट एज 180 डिग्री पे इट इज़ हेड ऑन कोलिजन, जिसको हम बाउंस बैक भी बोलते हैं। मतलब कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पे आया एंड यहाँ टकराया, ठीक है ना, तो पूरा का पूरा मास जो है वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, गोल्ड एटम का आपको पता है ना, गोल्ड एटम का जो Z होता है दैट इज़ 79, शायद 79 होता है। तो इतना हैवी मास है वो। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा पार्टिकल इसका मास 4 है, ठीक है ना, इसका मास 79 है, तो क्या होगा, वो इतना आया यहाँ से टकराया एंड वो डायरेक्ट पूरा बाउंस बैक हो गया। ठीक है, एंड अगर कुछ अल्फ़ा पार्टिकल है वो यहाँ से गया है, लेकिन वो बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन बहुत पास है। ठीक है, तो अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से आया
एंड ये क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, तो क्या करेगा वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो कर देगा ऐसे, उसने थोड़ा रिपल्शन फील किया और वो डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। एंड अगर अल्फा पार्टिकल जैसे कि यहाँ से आया है, यहाँ से भी इसने डिफ्लेक्शन थोड़ा रिपल्शन, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने डिफ्लेक्शन शो किया एंड वो यहाँ चला गया, ठीक है। एंड हो सकता है कि वो यहाँ से आए एंड वो यहाँ चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, दिस कैन बी द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। सो दिस वॉज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द सन प्लैनेट सिस्टम। उन्होंने कहा था जैसे कि सन सेंटर में होता है एंड प्लैनेट उसके आसपास रिवॉल्व करता है, वैसे ही एटम के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस हमारा जो सेंटर के अंदर होता है। अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या उन्होंने बात नहीं की थी, ठीक है ना। एंड जो इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमते हैं। दिस वॉज द मॉडल गिवन बाय रदरफोर्ड। नाउ अब कुछ टर्म्स हैं जो हम स्टडी करेंगे जो कि रदरफोर्ड के इसके मॉडल के अंदर आती हैं। सो फर्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस इज it is distance of closest approach. This is distance of closest approach. तो सबसे पहले इससे पहले हम कुछ assumptions देखेंगे जो कि रदरफोर्ड ने ली थी अपने एक्सपेरिमेंट करने से, मतलब कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए उसने कुछ assumptions ली थी। तो what he take the first assumptions, Rutherford's assumptions, तो पहली उसने ली थी कि जो अटोमिक गोल्ड अटोमिक न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड फॉइल है इज वेरी हैवी, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा गोल्ड फॉइल है एंड ये हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है। मैंने बताया आपको अल्फ़ा पार्टिकल का मास जो है वो हमारा 4 AMU है, ठीक है। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। और जो गोल्ड पार्टिकल है ना, गोल्ड इसको हम AG से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो मास है वो 79 AMU है। तो इसके कंपेरेटिवली ये बहुत हैवी है, ठीक है। तो जब हमारा कोलिजन हुआ अल्फ़ा पार्टिकल का और गोल्ड पार्टिकल का, तो फिर गोल्ड है वो अपनी जगह से नहीं हिला, ठीक है ना। क्यों नहीं हिला? क्योंकि वो अपना बहुत हैवी है। फॉर एग्जांपल ये अब हमने लिया था कि ये कार है, आप चल रहे हो 500 की स्पीड से और यहाँ एक ट्रक खड़ा है मान लो 5000 किलो का, ठीक है। अगर आप इसे टकराए तो वो हिल के पीछे नहीं जाएगा क्योंकि वो उसका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप कोलाइड करके पूरे डिफ्लेक्ट बैक हो जाओगे या फिर यहाँ चले जाओगे, कहीं भी चले जाओगे। क्यों ट्रक नहीं जाएगा? क्योंकि ट्रक बहुत हैवी है। तो वैसे ही उसने बोला कि जब अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड पार्टिकल से टकराया, गोल्ड के एटम से टकराया, तब गोल्ड का एटम कहीं भी नहीं हिला क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा हैवीली है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल द केस। So the motion of gold particle is disregarded, मतलब कि हमने उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया, इट्स डिसरिगार्डेड। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी से कि जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल हैं एंड जो गोल्ड का एटम है वो दोनों ही हमने पॉइंट चार्जेस या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किए हैं। बोथ टारगेट न्यूक्लियस क्या है हमारा यहाँ गोल्ड एटम, हमारा गोल्ड का जो एटम है वो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लियस टारगेट न्यूक्लियस है। एंड अल्फ़ा पार्टिकल दोनों को भी वी कंसीडर्ड देम एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हमने क्यों लिए है? पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर एक पार्टिकल है, उसका जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, ठीक है ना, वो इसका जो कुछ भी रेडियस होगा, ठीक है ना, r' इसका रेडियस है, उसके साइज से उसका साइज जो है नेग्लिजिबल है उसके डिस्टेंस कवर से, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट देते हैं। एंड वी ऑल्सो नो कि जो हमारा कूलम्स लॉ है ना वो सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है,
ठीक है। तो जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल आया गोल्ड वाले पार्टिकल से, मतलब कि गोल्ड वाला पार्टिकल भी हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे, तो कूलम्बिक इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो फिर वो कूलम्स लॉ जो है ना वो हम इस पर लगा सकते हैं, क्योंकि जो कूलम्स लॉ है वो क्या करता है, सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के होता है। इट इज़ कूलम्स लॉ is now applicable on this system, ठीक है। एंड थर्ड वी टेक कि जो हमारा कोलिजन है, द स्कैटरिंग इज इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पार्टिकल की वो चेंज करती है, ठीक है। इन इलास्टिक कौन सी थी, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है ना, इसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी चेंज करती है। सो नाउ व्हाट हैपन्स कि हमारा अल्फा पार्टिकल आया है, लेट अस डू हियर, ठीक है। ये हमारा है गोल्ड का न्यूक्लियस है, दिस इज गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एंड यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आया है हमारा। तो जब हमारा अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी दिस इज पोजेस्ड बाय अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारा अल्फा पार्टिकल यहाँ आता जा रहा है इन दिस डायरेक्शन, तो क्या होगा कि अल्फ़ा पार्टिकल एंड अल्फ़ा पार्टिकल क्या करेंगे, क्या कहते हैं, इनकी अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस दोनों रिपेल करेंगे, ठीक है। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। क्यों डिक्रीज़ करेंगी, ड्यू टू कोलम्बिक रिपल्शन की वजह से, ठीक है। तो इसको हम शॉर्टकट से भी लिख लेते हैं, लाइक काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। अब और काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जा किस में रही है, एक्चुअली क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो इस केस में है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे यहाँ पिक्चर में आया, फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हम हमारी बॉडी जो होती है, कोई हमारी दिस इज़ रफ वर्क, दिस इज़ रफ, यू कैन डू इट इन साइड, आई एम टीचिंग वाई पोटेंशियल एनर्जी केम इन टू पिक्चर। जब भी हमारी कोई बॉडी होती है वो अनस्टेबल स्टेट में होती है, बॉडी इज़ एन अनस्टेबल स्टेट, बॉडी इज़ एन अनस्टेबल स्टेट, तो उसमें जो है वो एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इज़ स्टोर्ड इन दैट बॉडी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्प्रिंग लिया, वी टेक स्प्रिंग, ठीक है। तो ये स्प्रिंग है, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में है, ये ऐसे पड़ा है, ठीक है, दिस इज इट्स नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट मतलब कि अभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो। नॉर्मल स्टेट या फिर इसकी स्टेबल स्टेट भी हम इसको कह सकते हैं, स्टेबल स्टेट है इसकी, ठीक है। लेट हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, वी स्ट्रेच्ड इट लाइक दिस, स्ट्रेच्ड, ठीक है। तो ये अब क्या है, ये अब स्प्रिंग की अनस्टेबल स्टेट है, ये उसकी नेचुरल स्टेट नहीं है, अनस्टेबल स्टेट, एंड स्प्रिंग इज नॉट हैप्पी इन दिस स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक फोर्स लगाया था, ठीक है, उसकी वजह से ये स्ट्रेच हो गया, लेकिन वो इसमें खुश नहीं है, वो ज़्यादा देर तक इस स्टेट में रह नहीं सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये फोर्स को हटाओगे, वो जो आपका स्प्रिंग है, एज सून एज यू रिमूव द एक्सटर्नल फोर्स,
जैसे ही आप उस फोर्स को हटाओगे ना, तो क्या करेगा, स्प्रिंग वापस का वापस अपनी इसी पोजीशन में वापस आ जाएगा। ठीक है, जब आप रिमूव कर दोगे फोर्स को। ठीक है, तो जब ये वाली स्टेट थी ना, इस वाली स्टेट में इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, पोटेंशियल जो आपने उसको स्ट्रेच किया ना, अब वो अनस्टेबल स्टेट में, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, सेम अगर आप स्प्रिंग को है वो कंप्रेस कर दो, आपने इसको कंप्रेस कर दिया, फोर्स इधर लगा दिया। ठीक है, तो अब भी अनस्टेबल स्टेट में, दिस इज़ नॉट हैप्पी, स्प्रिंग इज़ नॉट हैप्पी। तो जब भी कोई चीज़ हैप्पी नहीं होगी ना, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपको किसी ने डांट दिया है, ठीक है, एंड आपको किसी ने डांट दिया एंड यू आर सैड एंड यू आर नॉट हैप्पी। ठीक है, तो आपके अंदर एक एनर्जी सी होती है ना, मतलब कि आपका मन करता है कि उसको मार दें, या फिर कुछ बदला लेने का मन करता है, या फिर कुछ भी आप बुरा फील करते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो एक हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ अर्थ एंड इस पे एक बॉल पड़ी है। ठीक है, नाउ दिस इज इट स्टेबल स्टेट, इसके अंदर अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है इसके अंदर। दिस इज स्टेबल स्टेट एंड बॉल इज हैप्पी हियर, बॉल इज हैप्पी इन दिस केस। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे कोई हम जस्ट एग्जाम्पल है ये, कि हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, हमारे अंदर नहीं होती है। मतलब कि आई एम जस्ट टेलिंग कि जैसे कि कुछ अगर हमारे साथ बुरा होता है तो हमारे अंदर कुछ होता है, तो दैट इज़ ऑब्जेक्ट है ना, वो जब वो अनहैप्पी स्टेट में है तब उसके अंदर भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सो ये अर्थ है। मान लो कि आपने बॉल को ऊपर उठा दिया एंड बॉल इज़ नाउ हेयर। ठीक है, यू रेज द बॉल एंड बॉल इज़ नाउ हेयर। अब ये बॉल की हैप्पी स्टेट है या नहीं है? एक्चुअली बॉल इज़ नॉट हैप्पी हेयर। क्यों हैप्पी नहीं है? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशन लग रही है, ग्रेविटेशन उसको नीचे खींचना चाहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो मान लो कि आपने इसको पकड़ा हुआ है, तो ये बॉल क्या है, जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है ना, तो फिर वो किसकी कोशिश क्या रहेगी, उसकी कोशिश क्या रहेगी, वो नीचे आ जाए, यही उसकी कोशिश रहेगी। ठीक है ना, तो नीचे उसकी हैप्पी स्टेट है, ऊपर उसकी हैप्पी स्टेट नहीं है, तो यहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन यहाँ इसके अंदर क्या है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, एंड इसको हम पढ़ते हैं MgH से, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है ना, हाइट की वजह से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, एंड यहाँ भी होती है ये पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है 12kx²। ये भी आपने पढ़ा होगा, k इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है एंड x क्या होता है, कितनी आप इसको स्ट्रेच किए। ठीक है, तो जब भी कोई सिस्टम ऐसा होता है जिसमें वो अनस्टेबल है, तो फिर वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो जैसे कि हमारा ऊपर वाला केस है अल्फ़ा पार्टिकल एंड अल्फ़ा पार्टिकल का, आई एम वेटिंग दिस हियर। तो अगर हम केस ले अल्फ़ा पार्टिकल एंड अल्फ़ा पार्टिकल का, तो जैसे कि ये हमारा, जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर ये हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है वो आ रहा है एंड यहाँ पर गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो जब मान लो कि हमारा अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ आ गया है, तो ये यहाँ तो ये चलो दूर है, अभी ये हैप्पी है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये पॉजिटिव चार्ज के यहाँ आ गया, तो क्या ये खुश रहेगा? जैसे ये खुश नहीं रहेगा, नॉट हैप्पी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। वो भाई जैसे ही आपने फोर्स लगा रखी है तो वो इधर आ रहा है, जैसे ही आप फोर्स छोड़ दोगे ना, वो यहाँ से रिपेल करेगा, वो यहाँ से दूर जाना चाहता है। ठीक है, तो जब पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल इसके बहुत पास आ जाएगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, एक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, एंड अभी जब वो दूर था तो पोटेंशियल एनर्जी शायद बहुत दूर था, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल की 0 हो गई, लेकिन जैसे जैसे कि वो अल्फ़ा पार्टिकल उसके पास आता रहेगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगी। ठीक है ना, तो फिर यहाँ आता रहेगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। ठीक है ना, जब भी अल्फ़ा पार्टिकल जो अनस्टेबल है ना, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होती रहेगी। ठीक है, एंड अल्फ़ा अगर यहाँ मान लो नेगेटिवली चार्ज होता कोई, यहाँ कोई अगर हमारा नेगेटिवली चार्ज होता, तो फिर वो खुश होता, वो यहाँ जाना चाहता। ठीक है, तो वो उसकी हैप्पी स्टेट उसकी क्या होती है, वो यहाँ जितना ज़्यादा वो इसके पास होगा उतनी ज़्यादा उसकी हैप्पी स्टेट होगी। ठीक है, तो उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव चार्ज की पास में उसकी अप्रॉक्सीमेटली बहुत ही कम होती है, मतलब वेरी 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 लेस, अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट पोटेंशियल एनर्जी, हाउ इट केम इनटू कंसेप्ट। सो अगर हम यहाँ देखें हमारे इधर, सो दिस वाज अवर केस, तो इस केस में हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो अब यहाँ रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, कूलम्बिक रिपल्शन हो रहा है। हेयर इट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ एक्सपीरियंसिंग
कूलम्बिक रिपल्शन, तो क्या होगा कि अल्फ़ा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी वो कम होती जाएगी एंड यहाँ पर आते आते यहाँ पर किसी एक पॉइंट आएगा यहाँ पर कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो पूरी की पूरी, फॉर एग्जांपल लेट वी टेक, यहाँ पर एक पॉइंट आया, यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है हेयर, यहाँ पर एक पॉइंट आया जहाँ पर इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, द काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है। अल्फा पार्टिकल की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी उसको मिली थी, काइनेटिक एनर्जी मिली कहाँ से, बीम थी ना, वो एक सोर्स से निकली थी, तो वेलोसिटी लेके निकली थी कुछ, और तो फिर यहाँ उसकी क्या हो गई, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, कोलम्बिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि यही उसकी हैप्पी स्टेट नहीं है, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो डिपेल कर रहा है। ठीक है, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई है। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या था, इट वाज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, दिस डिस्टेंस, ये वाला, ये जो आपका डिस्टेंस होगा, दिस आर नॉट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब कि जहाँ वो डिस्टेंस जितना अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड पार्टिकल को अप्रोच कर सकता है, ठीक है ना, इसके बाद वो जाएगा ही नहीं आगे, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है। ठीक है, इसके बाद वो या तो स्कैटर कर जाएगा या फिर वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, जहाँ तक भी उसका इफेक्ट होगा ना गोल्ड पार्टिकल का, या 180 डिग्री पे जाएगा या फिर कहीं भी जाना है उसको वहाँ जाएगा, लेकिन इसके आगे वो गोल्ड पार्टिकल को अप्रोच नहीं कर सकता। ठीक है, तो अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ तक आएगा, यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी वो जीरो हो गई है। उसके बाद क्या होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई है एंड वो जहाँ पर डिफ्लेक्ट हुआ है वहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको, सो दिस ऑल वाज रफ वर्क। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग, आई एम रबिंग इट ऑल। So here what we can write कि as alpha particle is approaching target nucleus, तो kinetic energy of alpha particle is decreasing due to Coulombic repulsion is due to Coulombic repulsion, and kinetic energy is converted into, and kinetic energy is converting into पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब क्या होगा कि व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मीन्स कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड एटम को कितना अप्रोच कर सकता है एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो हो गई है। ठीक है, एंड होल kinetic energy is converted into electrostatic potential energy। वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, सो हेयर अगर हम इसको मैथमेटिकली अगर हम बताएं तो हम लिखेंगे कि हमारी जो भी काइनेटिक एनर्जी हमारी पार्टिकल की क्या थी, लेट मी राइट काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या थी हमारी, ½ mv²। और अब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड की जो न्यूक्लियस है, गोल्ड एटम, गोल्ड न्यूक्लियस, अभी हम सिर्फ न्यूक्लियस को कंसीडर कर रहे हैं, अभी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह एटम एज अ होल हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता ही कितनी होती है, K Q1 Q2/R, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 1 में है, चैप्टर 2 में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फील्ड, उस चैप्टर में, ठीक है। तो दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, K Q1 Q2/R। तो इसमें हमारा जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसका चार्ज कितना है, दैट इज़ उसमें 2 प्रोटॉन है ना, तो उसमें चार्ज जो है वो 2e है, 2 टाइम्स द अल्फ़ा पार्टिकल्स हैज़ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का तो चार्ज होता नहीं है, तो 2 प्रोटॉन है ना, तो उसका चार्ज कितना होगा, 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, तो उसी का ये 2e है, ठीक है। एंड इसका हमने लिया है Z2, हम लिखेंगे Z इंटू E, ठीक है। व्हाट इज़ Z इंटू E, दिस इज़ अटोमिक, Z इज़ अटोमिक नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लियस। इस केस में हमारे पास गोल्ड है, अगर हमारे पास कुछ और भी है तो हम उसको टारगेट न्यूक्लियस ले लेंगे, उसका अटोमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो उसमें है, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन ही उधर से रिपल्शन करेंगे। तो दिस इज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है आपका, R, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो K, इसका चार्ज कितना है 2e, एंड इसका हम चार्ज ले लेते हैं 2e, एंड ये एटॉमिक इसका नंबर क्या है, इसका Z है, तो इट इज़ ZE डिवाइड बाय R0, विच इज़ R0 क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इस केस में हमने लिया है। तो जब हमारा अभी हमने लिया था कि जो हमारा एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको हम R0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, कम्प्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसको हम लिख सकते हैं, हेयर अवर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है, कितनी हो गई पोटेंशियल एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी। इट मीन्स कि हमारी जो K 2e Z, let me write it here down at the next page. So इसमें हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई है, वो पूरी जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उतनी हो गई है, ठीक है। तो इट विल बी K, उसकी पोटेंशियल 2e ZE/R0 एंड इट इज़ हाफ, इट इज़ काइनेटिक एनर्जी, इसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम ½ mv² भी लिख सकते हैं, लेट मी राइट एज ½ mv², ठीक है। तो जैसे हमारा R0 क्या आ जाएगा, R0 हमारा ऊपर चला जाएगा एंड ये पूरी नीचे आ जाएगी, तो इट विल बी 2kZe² अपॉन ½ mv², और वी कैन राइट 2kZe² अपॉन E, वेयर E क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस इज अवर E। सो दिस इज़ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड इसमें से हम एक कंक्लूजन देख सकते हैं कि हमारा जो R0 है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। मतलब कि अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ क्लोज, अगर ये अल्फा पार्टिकल है एंड ये गोल्ड न्यूक्लियस है एंड इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो मतलब कि R0 कम होगा, मतलब कि जो एटम है ना वो उसके बहुत ज़्यादा पास आके फिर डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। तो आपका R0 क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी कम है तो मे बी शायद अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे आए एंड ये आपका गोल्ड न्यूक्लियस है, शायद वो यहीं से डिफ्लेक्ट हो जाए, क्योंकि इस केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी कम है, तो आपका जो R0 है इस केस में ज़्यादा है, ठीक है। ये तो था फर्स्ट वाला। एंड सेकेंड क्या है कि आपका जो R0 है ना दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, इसका मतलब कि टारगेट न्यूक्लियस अगर ज़्यादा हैवी है, ठीक है, तो आपका R0 भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कि एक तरफ अपना टारगेट न्यूक्लियस इतना हैवी है
एंड एक तरफ आपका टारगेट न्यूक्लियस ये है। तो अगर आपका z ज़्यादा है तो आपका आर नॉट भी ज़्यादा होगा, मीन्स डिस्टेंस आपका क्या है, ज़्यादा होगा, वो यहीं से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, आर नॉट ज़्यादा है। एंड अगर आपका z कम है तो आपका आर नॉट भी कम होगा, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपका वो कम है, वो यहाँ पास में आके वो डिफ्लेक्ट करेगा। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इसका आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का, ठीक है। नाउ वी विल कंसिडर एन क्वेश्चन, there is a numerical based on distance of closest approach. So what is question, there is an original experiment, ये experiment की बात की है जिसमें Geiger and I am reading the question, in original experiment Geiger and Marsden, who are they are students of Rutherford, जिन्होंने Rutherford की help की थी ये experiment को करने में। This is NCERT question, students of Rutherford and they helped them in this experiment, ठीक है। Calculated the distance of closest approach, that is we have to find, ठीक है। Calculated the distance of closest approach for the gold nucleus, means z कितना है हमें 79 दे रखा है, for gold nucleus दे रखा है हमें, एंड उन्होंने हमें दे रखी है कि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, kinetic energy of alpha particle is, it is 7.7 MeV, fine, and it becomes momentarily to rest reverses this direction, ठीक है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन में क्या दिया कि एक अल्फा पार्टिकल आया, ठीक है, एंड वो गोल्ड न्यूक्लियस लिया हमने, टारगेट में गोल्ड न्यूक्लियस लिया, वो यहाँ तक आया एंड फिर यहाँ पर आकर उन्होंने बोला कि वो रेस्ट पे आ गया, उसके बाद वो क्या किया, उसने डिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमें फाइंड करनी है कि वो मैक्सिमम इससे कितना दूर होगा, ठीक है। तो इस केस में हमें अपना फॉर्मूला लगाना है, सिंपली वी नो दैट, लेट अस राइट व्हाट वाज द फॉर्मूला, इट वाज आर नॉट इज टू, हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ना, मास और वेलोसिटी नहीं दे रखी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2k ZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। k हमें पता है, k हमारा होता है, इट इज़ जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर होता है, इट इज़ 9 इंटू 10⁻⁹, वो 8.85 एप्सिलॉन नॉट होता है, वी आर टेकिंग डायरेक्टली वन, k इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो नाउ z हमें दे रखा है, z इज़ 79 एंड e हमें पता है इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एंड हमें दे रखा है एनर्जी दे रखी है हमें 7.7 MeV, MeV मीन्स मेगा, मीन्स इट 10⁻6 एंड इट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में करना है ना, ऐसा यूनिट में, तो जूल में करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ वी हैव डन मेगा एंड वाई वी हैव मल्टीप्लाइड दिस इज़ टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ अवर एनर्जी इन जूल। सो नाउ वी विल पुट ऑल दिस इन अवर फॉर्मूला, तो हमारा आर नॉट क्या आ जाएगा, इट इज़ 2 इंटू के, दैट इज़ 9 इंटू 10⁻9 इंटू z, दैट इज़ 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय E एनर्जी, दैट इज़ 7.7 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ से हमारा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू कैन सॉल्व इट एंड आई कैन, द आंसर इज़ कमिंग आउट टू बी, इट इज़ आफ्टर सॉल्विंग यू कैन गेट, इट इज़ 30 इंटू 10⁻⁻15 मीटर और 30 फर्मी मीटर। फर्मी मीन्स इट इज़ फर्मी मीटर मीन्स 10⁻⁻15, ठीक है, मतलब कि 10⁻, यहाँ पर 30 इंटू 10⁻⁻15 मीटर पे जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो स्कैटर कर जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नाउ वी विल डू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इम्पैक्ट पैरामीटर। So in Rutherford alpha particle scattering we have two terms, that is distance of closest approach and the second term is impact parameter.
So what is impact parameter? So for example, this is our gold nucleus. This is our gold nucleus, and this is our gold nucleus, and here we have central line जो इसके center से pass कर रही है. This is what this is, central line. This is central line. ठीक है. एंड अल्फ़ा पार्टिकल मान लो कि हमारा यहाँ से आ रहा है. अल्फ़ा पार्टिकल इज़ कमिंग फ्रॉम हेयर. ठीक है. तो दिस इज़ अल्फ़ा पार्टिकल कमिंग. तो जो अल्फ़ा पार्टिकल जो सेंट्रल लाइन के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएगा, मतलब इसका ये वाला चीज़, ठीक है, दिस इज़ नोन एज बी. दिस इज़ नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर. इम्पैक्ट पैरामीटर, एंड इसको हम डिनोट करते हैं बी से. ठीक है. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो इम्पैक्ट पैरामीटर बी, it is perpendicular distance. It is perpendicular distance from central line. ठीक है. when a particle is far away from nucleus. It is far away from nucleus. From nucleus. ठीक है. तो अगर हम देखें कि जैसे कि अगर हम यहाँ इसको न्यूक्लियस के पास से अल्फ़ा पार्टिकल, तब हम इसको बी नहीं बोलेंगे. ठीक है. बी हम कहाँ मेज़र करते हैं, जब पार्टिकल जो है वो थोड़ा दूर होता है एंड वो सेंट्रल लाइन के साथ कितना डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दिस इज़ द मेन, दिस इज़ अवर मेन लाइन कि वो क्या है, इट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल लाइन. कहाँ से, सेंट्रल लाइन से. ठीक है. दिस इज़ नोन एज वी इम्पैक्ट पैरामीटर. ठीक है. तो इसका जो है अगर हम देखें तो एक ग्राफ भी है, एक इसका फॉर्मूला भी है जो कि डायरेक्टली है, इसके कोई डेरिवेशन नहीं है. तो ये रदरफोर्ड ने ही इसको कैलकुलेट किया था. एंड रदरफोर्ड सेज दैट इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज़ इक्वल्स टू जेड के ई स्क्वेयर कॉट थीटा बाय 2 डिवाइड बाय एनर्जी. दिस इज़ नॉट गिवन इन NCERT. दिस इज़ एक्स्ट्रा, नॉट गिवन इन NCERT. It is just, you can see that how B depends on energy and on theta. Fine. So this is impact parameter का formula. Now as we can see that अगर हमारा जो impact parameter है, ठीक है, वो हमारा कम है, तो है अब हम यहाँ एक ग्राफ भी पढ़ेंगे. ग्राफ है हमारा हेड ऑन कोलिजन और इम्पैक्ट पैरामीटर में. सो अगर हम एक ग्राफ देखें, लेट अस ड्रॉ दिस ग्राफ. सो here we are having impact parameter. ठीक है. it is 0, it is 2.5 fermi-meter. This is in fermi-meter, that is 10 to the power minus 15. This is like 10, then it is 20. I should draw this here. ठीक है. 10, 20 and it is here 100. दिस इज़ वॉट, मतलब कि जो सेंट्रल लाइन है ना, अल्फ़ा पार्टिकल सेंट्रल लाइन से कितना दूर, यहाँ अल्फ़ा पार्टिकल कितना दूर जा रहा है सेंट्रल लाइन से. ठीक है. दिस इज़ इम्पैक्ट पैरामीटर. एंड उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस मतलब R0 जो हम बोलते हैं ना, डिस्टेंस उसका कितना है टारगेट न्यूक्लियस से. फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट न्यूक्लियस यहाँ है.
हियर इट इज़ टारगेट न्यूक्लियस। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का क्या क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो अगर आपका 0 डिग्री पे 0 फर्मी मीटर आपका इम्पैक्ट पैरामीटर है, मीन्स कि लेट मी ड्रॉ हेयर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 0। सो दिस इज़ अवर आई थिंक वी शुड हेयर लाइक व्हेन हमारा इम्पैक्ट मीटर 0 है, दिस इज स्टेट, तब हमारा जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो कैसे जा रहा है, वो इसी सेंटर लाइन के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो फिर वो कैसे बिहेव करेगा, तो ये हमारे टारगेट न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या होगा कि वो 180 डिग्री पे बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है। सो हेयर वी कैन स्टडी दैट अल्फ़ा पार्टिकल इज़ अप्रोचिंग हेयर एंड वो अपने ही पाथ को रिट्रेस कर देगा जब आपका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, 0 है, ठीक है। अब आपका इम्पैक्ट पैरामीटर हम केस ले रहे हैं 2.5 है, ठीक है। तब आपका जो मतलब कि जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल है वो टारगेट न्यूक्लियस से पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर वो आ रहा है ऐसे, ठीक है, तो वो डिफ्लेक्ट करेगा, लाइक वो अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो रिपल्शन है ना वो स्ट्रॉन्ग होगी, इन दिस केस रिपल्शन इज़ स्ट्रॉन्ग क्योंकि वो पास है उसके, रिपल्शन स्ट्रॉन्ग। रिपल्शन स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल है ना वो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो फिर आपकी जो रिपल्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगी, वो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा एंड इसमें जो स्कैटरिंग एंगल उसका होगा ना वो ज़्यादा होगा, स्कैटरिंग एंगल ज़्यादा होगा। इस केस में आपका स्कैटरिंग एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दिस वी आर टेकिंग एज केस नंबर 1, दिस इज़ अवर केस नंबर 2, ठीक है। तो इन केस 2, सो लेट मी राइट, इन केस 1 जब का इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, 0 फर्मी मीटर है, तब आपका जो अल्फ़ा पार्टिकल है इट बाउंस बैक या फिर वो अपना पास रीट्रेस कर लेता है, रीट्रेसेस इज पाथ। नाउ सेकंड केस, जब आपका केस सेकंड है, इसमें आपका जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो आपका 2.5 फर्मी मीटर लिया है, तो इसमें जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल है ना वो काफ़ी पास में है, तो आपका जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो पास में है, तो इसमें वो ज़्यादा रिपल्शन को एक्सपीरियंस करेगा, द अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन एंड आपका जो स्कैटरिंग एंगल होगा दैट विल बी लार्ज, स्कैटरिंग एंगल विल बी लार्ज, जैसे स्कैटरिंग एंगल विल बी लार्ज। अब हम थर्ड केस करेंगे, दैट इज थर्ड केस, जब इम्पैक्ट पैरामीटर है वो 10 है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल आया, इसमें वो यहाँ पे उसने रिपल्शन एक्सपीरियंस की, लेकिन इसमें उसने रिपल्शन जो है वो कम एक्सपीरियंस की, तो फिर इसमें हमारा जो स्कैटरिंग एंगल होगा वो क्या होगा, हमारा थोड़ा कम होगा, ठीक है। इस केस में हमारा स्कैटरिंग एंगल ये था थीटा, और इस केस में हमारा ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो इस केस में आपका स्कैटरिंग एंगल है कम होगा। एंड अगर हम 20 डिग्री में 20 वाले में जाएंगे तो इसमें हमारा जो स्कैटरिंग एंगल है ये और भी कम होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। एंड अगर हम इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा 100 है तो फिर तो और भी ज़्यादा कम होगा, इट विल बी लाइक दिस विल बी अवर इम्पैक्ट पैरामीटर। ये भी मैंने ज़्यादा बना दिया है, वी कैन ड्रॉ दिस एज दिस, सिंपली दिस इज एक्सपेरिमेंट, दिस इज अवर। सो अगर हम थर्ड केस लें, इसमें हम लिख देते हैं दिस इज थर्ड केस, दिस इज फोर्थ केस, दिस इज फिफ्थ केस। सो इन केस थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर हम आगे आगे जाते जाएं, एज बी इंक्रीजेज, जैसे से आपका इम्पैक्ट पैरामीटर इंक्रीज कर रहा है तो आपका स्कैटरिंग एंगल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, द स्कैटरिंग एंगल डिक्रीजेस, ठीक है। एंड वाइस वर्सा,
वाइस वर्सा मीन्स कि इसका उल्टा, अगर बी इंक्रीज करेगा बी डिक्रीज करेगा तो स्कैटरिंग एंगल आपका इंक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा. So this was the observation as we study the relation between impact parameter and scattering angle. So this graph tells us about the relation between impact parameter and scattering angle. So this is all about the impact parameter. Now one thing has left, that is electrons, energy of electrons orbit. So the next topic is energy of electrons orbit. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारी एक न्यूक्लियस है एंड इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. ठीक है, दिस इज़ व्हाट रदरफोर्ड सेज. तो इस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की कुछ एनर्जी होगी. ठीक है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है तो वो इस ऑर्बिट में घूम सकता है. ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसमें भी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि इसमें भी वो कूलम्बिक अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करते हैं. ठीक है, तो एक फिक्स एनर्जी होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन जो वो इसके अंदर घूम सकता है. ठीक है, सो हियर and the electron is revolving around nucleus in circular motion. So electron is revolving around nucleus in circular motion. ठीक है, तो इसमें जो भी हमारी फोर्स, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट विल बी प्लेइंग रोल एज आवर सेंट्रीपिटल फोर्स. मतलब कि सर्कुलर मोशन में है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है एंड वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही है, देयर इज सेंट्रीपिटल FC सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड कूलम्बिक जो अट्रैक्शन फोर्स है वो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही है. सो कूलम्बिक force of attraction is playing role of centripetal force. centripetal force जो हमारी अंदर की तरफ लगती है वो होती है. सो अगर ये एक सर्कल है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी लगती है, सेंट्रीपिटल, एंड सेंट्रीफ्यूगल होती है वो बाहर की साइड लगती है. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन सी फोर्स है, हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली. तो हमें पता है कि हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r. दिस इज अवर सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड कूलम्बिक फोर्स क्या होगी, K Q1 Q2/r². ठीक है, हेयर वी आर टेकिंग फॉर द केस ऑफ वन प्रोटोन. ठीक है, वी आर टेकिंग द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम. लेट अस राइट एज फॉर हाइड्रोजन एटम. दैट्स वाई हमने यहाँ एक प्रोटोन एंड एक इलेक्ट्रॉन का केस किया है, बिकॉज दैट इज़ अ सिंपल केस. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया हाफ mv². नाउ वी हैव टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड वी हैव टू फाइंड सम एनर्जी. ठीक है, टोटल एनर्जी वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ. सो यहाँ R से R आपका हो जाएगा कैंसर, एंड लेट मी डिवाइड हेयर बाय 2 एंड हेयर ऑल्सो बाय 2. फाइन, so it will be half mv². This is our kinetic energy. So kinetic energy कितनी आ जाएगी हमारी, it will be K E² half mv² by K E² by 2r. So this is our kinetic energy of electron in that orbit. जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसके द्वारा कितनी kinetic energy पोजेस की गई है, दिस इज द given by this. Now we will do potential energy. इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स. मतलब कि दोनों में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर
जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी तरफ जाना चाहता है, ठीक है। तो उसकी एक ये थोड़ी अनहैप्पी स्टेट है, वो और ज़्यादा हैप्पी स्टेट में जाना चाहता है। उसकी और ज़्यादा हैप्पी स्टेट क्या है, जब वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाए। दिस इज़ उसकी मोर हैप्पी स्टेट। तो अभी वो मोर हैप्पी स्टेट में नहीं है, तो उसमें जाना चाहता है, इसलिए उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ K(Q1)(Q2)/R। तो K चार्ज ऑन प्रोटोन इज़ प्लस एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ माइनस एंड डिवाइड बाय R जो उनका रेडियस है। सो इट विल बी -KE²/R। वेयर ए नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नेगेटिव साइन यहाँ हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली एंड पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली। नाउ वी कैन फाइंड टोटल एनर्जी। वी हैव टू फाइंड टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कहती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो इट विल बी KE²/2R minus KE²/R. So it will be minus KE²/2R. So this is total energy. This is total energy. Let me write this is total energy of electron in orbit of hydrogen atom. एंड ये नेगेटिव एंड नेगेटिव मीन्स कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखा रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस. So what negative sign is showing? Negative sign shows that electron is attracted towards the nucleus. So this is all about the energy of electron orbit. This is all about energy of electron orbit. Now this is all about Rutherford's model. लेकिन Rutherford के मॉडल में कुछ limitations भी थी. This was not 100% correct. So उनकी लिमिटेशंस को हम देखेंगे एंड उनकी लिमिटेशंस को नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हैं वो उनको करेक्ट भी करेंगे, तो वो भी हम देखेंगे. तो व्हाट आर द सो नाउ वी विल डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. सो व्हाट रदरफोर्ड सेज, रदरफोर्ड ने कहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है. Let what it says. This is first. Rutherford says that electron is in circular motion. ठीक है, मतलब कि ये आपका प्रोटॉन है और ये आपका इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है. ठीक है, एंड वी नो दैट सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन. Is accelerated motion. It is always accelerated. Circular motion is accelerated motion. Accelerated motion क्यों है? क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज करती रहती है. दिस इज वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करती रहती है. एंड जब वेलोसिटी चेंज करती है तो फिर वो क्या होता है, तब उसका जो है वेलोसिटी चेंज करी तो एक्सेलरेशन होता रहता है. ठीक है, क्योंकि हमारा ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. तो अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो हमारा एक्सेलरेशन हमारा जनरेट होता रहेगा. ठीक है, एंड हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर है, अकॉर्डिंग टू जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थ्रू अगर कोई भी एक्सेलरेटेड जो चार्ज पार्टिकल होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल emits electromagnetic wave. This what we have studied in electromagnetic chapter. मतलब कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को है वो जनरेट करता है. तो अगर हमारा चार्ज पार्टिकल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो EM वेव को EM वेव प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा, ये एनर्जी को लूज़ कर रहा है. इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को लूज़ कर रहा है. ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी को लूज़ करता जाएगा, वो अपनी ऑर्बिट से ऐसे ऐसे कम करता जाएगा, एंड वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज़
continuously losing energy in form of EM wave. So electron should collapse in न्यूक्लियस. मतलब इस अकॉर्डिंग तो जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको कोलैप्स होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वी डिडंट फाइंड इट सो. बट वी डिडंट फाइंड इट सो हैपनिंग. ऐसा कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया गया कि इलेक्ट्रॉन, फिर तो ये एकदम ही अनस्टेबल हो गया ना. ये तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन टिकेगा ही नहीं आपका, वो न्यूक्लियस के अंदर ही कोलाइड कर जाएगा. सो दिस वाज नॉट ऑब्जर्व. सेकंड, इट वाज ऑब्जर्व दैट सेकेंड इट वाज ऑब्जर्व दैट कि हमने देखा है कि जो हमारा पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जैसे कि जब हमारा कोई पार्टिकल है जब वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना, जो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी की वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करता है. ये भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है. तो अगर हमारा जो ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसमें ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है. इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी की एक वेव जो है वो ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा. लेकिन हमने ऊपर देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे कर रहा है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, वो ऐसे अपनी एनर्जी को लूज़ करते जा रहा है और उसका जो रेडियस है ना वो कम होते जा रहा है. रेडियस कम हो रहा है मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी कम होते जा रही है, ठीक है. तो इसका मतलब कि उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती जाएगी. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिटेड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी. लेकिन रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग as electron is moving spirally inwards, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो चेंज कर रही है ना. अगर इलेक्ट्रॉन पहले उसका रेडियस बड़ा था, छोटे होता जा रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करिए, चेंजिंग. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ये एमिट करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी क्या होगी, चेंजिंग, ठीक है. तो मतलब कि हमें चेंजिंग जो हमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलनी चाहिए, ठीक है. बट एक्सपेरिमेंटली we do not found continuous spectra, but we found line spectra. स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रा एक फ्रीक्वेंसी का जो हमें डिस्प्ले होती है कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज जो है वो कोई ऑब्जेक्ट एमिट कर रहा है, ठीक है ना. तो इसमें अगर इसकी जैसे कि इसमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी वो चेंज होती जा रही है तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलता है. कंटिन्यूस मीन्स कि हर स्पेक्ट्रा मिलता है, हर फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलती है. लेकिन हमें सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा है, मतलब कि हमें सिर्फ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की ही हमें जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रा हमें दिखने को मिला है. सो दिस वॉज अगेन अ लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. तो इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास आया, दैट इज़ फोर्थ वन, जो भी इसकी लिमिटेशंस को करने के लिए आया, दैट इज़ बोहर्स मॉडल. सो दिस वी विल कवर इन पार्ट 2. So this is all about Rutherford's atomic model. So that's all. Thanks for watching.